नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका भाग 1 यानी कि कक्षा 6 का प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? यानी कि अक्षर। वर्ण माने क्या होता है? अक्षर, वर्णों की माला। सबसे पहले वर्णों का वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यानी कि अक्षर। आ, ई, उ, ये सब आ से लेकर हा तक जितने भी अक्षर हैं ये सब हमारे संस्कृत में वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। वर्ण कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी कि जैसे अ है, ई है, ऊ है, क्या हम इसको खंडित कर सकते हैं? इनको अक्षरों को हम अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। शब्दों को हम अलग अलग कर सकते हैं लेकिन वर्णों को हम खंडित नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि अक्षर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब जो वर्ण है हमारे स्वर वर्ण में आते हैं। संस्कृत में लृ बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसकी भी गिनती होती है, लृ। हिंदी में इसकी गिनती नहीं होती। तो इसलिए स्वरों की संख्या कितनी बताइए यहाँ पर? 13, क्योंकि इसमें जो स्वर हैं री छोटा री और री बड़ा री भी होता है। तो संस्कृत में ये दो जो वर्ण हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। वैसे स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन यहाँ पर दो वर्ण अधिक बताए गए हैं, जैसे बड़ा री और री। ये दो वर्ण जो हैं हमारे अधिक हैं। ये दो वर्ण बताए गए हैं संस्कृत में। संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब जो हरिस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, जो हमारे 13 स्वर हैं, इन स्वरों में से अब हम डिवाइड कर देंगे कि हरिस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं और संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अब हम आपको ये सारे स्वर वर्ण एक बार लिख कर दिखा देते हैं। जैसे आ, ई, उ, री छोटा री, बड़ा री, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये सारे हमने स्वर लिख दिए हैं। अब इन स्वरों में से हम ये देखेंगे कि इसमें हरिस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है और संयुक्त स्वर कौन सा है। हरिस्व स्वर माने क्या होता है? जिससे बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हरिस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में हमें हरिस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जो दो वर्ण आपस में सहायता लेकर बोले जाते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई, तो ए, अ प्लस ई, ऐ, आ प्लस उ, औ, आ प्लस उ, औ। तो ये स्वरों ने आपस में सहायता ली है तो यहाँ पर संयुक्त स्वर बन गया है। इसमें बोलने में कम समय लगे, यानी कि देखिए आ में कम समय लग रहा है हमें बोलने में। यदि हम आ बोलेंगे तो आ की मात्रा लग गई है तो इसमें हमारा दीर्घ स्वर हो गया है ये, ठीक है। तो हम पहले हरिस्व स्वर देखेंगे। अ, ई, उ, री, ये हमारे छोटे हैं। जैसे छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी ई होता है ना, तो छोटी ई जो होगा वो हरिस्व स्वर में आएगा, छोटा ऊ जो होगा वो हरिस्व स्वर में आएगा, ठीक है। आ, ई, उ, री। इन हरिस्व स्वर की संख्या कितनी है? 5। अब है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए आ में कम समय लगता है, अब आ की मात्रा लग गई है तो इसमें कितना समय लग गया हमें? दीर्घ, इससे 2 गुना समय लग गया। तो
आ, ई, ऊ, री। तो इसमें हमें इसकी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ कितनी बताई गई है? 4। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। तो ये टोटल संख्या हो गई हमारी 13। तो संयुक्त संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, ये हमें याद रखना है। हरिस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब है हमारा व्यंजन। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों व्यंजनों को आपको याद करने के लिए कि स्पर्श व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, ऊष्म व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, अब इसको ध्यान रखने के लिए आपको ये चार्ट याद करना होगा। जैसे इसमें बताया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। जो ये 5 वर्ग हैं इनमें स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ग। अब च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। अब है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। अब है पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। अब जो ये 5 वर्ग हैं यानी कि ये वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब ये 5 वर्ग हैं, इसमें हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। पीछे आपके अभ्यास कार्य में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं कि स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितने वर्ग होते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आपको सीखना है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अब है इसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 और उसमें य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, सा, हा। यह तो इसे इसलिए बोलते हुए जब हम श ऐसे बोलते हैं तो गर्म सी ऊष्मा आती है, तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। तो 25 + 4 + 4 तो ये हमारे कितने हो गए? टोटल 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ये सब हमें याद रखना है। इसके बाद है अगला हमारा आयोगवाह। आयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अंगा, एक आहा। हम जब स्वर पढ़ते हैं स्टार्टिंग में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह के हम स्वर पढ़ते हैं ना, तो इससे आगे हमारे कौन से आते हैं? अंगा और आहा। ये जो अंगा और आहा होता है इनको क्या कहते हैं? आयोगवाह। ये कितने होते हैं? 2। सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि 5 वर्ग और अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन, तो इनके सामने जो मैंने ये 5 वर्ग बनाए हैं और जो नीचे य, र, ल, व, श, सा, हा ये सब लिखा है, इनके नीचे मैंने एक तिरछा सा छोटा सा डंडा लगाया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी कहते हैं हलंत। ये ध्यान रखना है बच्चों, संस्कृत में हमें हलंत का और विसर्ग का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हलंत और संस्कृत विसर्ग से ही संस्कृत बनती है। तो सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होते हैं। अब जो हलंत होते हैं तो हलंत लगने से क्या हो जाता है? वर्ण आधा बन जाता है।
अब देखिए, जो स्वर होते हैं, स्वर किसकी सहायता लेते हैं? किसी की भी सहायता नहीं लेते। स्वर किसी की भी सहायता नहीं लेते। और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे का, अगर का के आगे हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आ। तो का ने किसकी सहायता ली? आ की मात्रा की सहायता ली। जैसे हम ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा, तो किसकी सहायता ली? ई की सहायता ले ली। का ने ई की सहायता ले ली। ऐसे ही हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो किसकी सहायता ले ली? बड़ी ई की मात्रा की सहायता ले ली। ऐसे ही ऊ की, ऊ, कु, कु। तो इस तरह अगर हम ये मात्राएं लगाते हैं तो का किसकी सहायता ले रहा है? स्वरों की सहायता ले रहा है, लेकिन स्वर किसी की भी सहायता नहीं लेता। अब ये देखिए, जब व्यंजन के साथ आ स्वर मिला दिया जाता है तब हलंत का लोप हो जाता है। अब जैसे हमने हलंत लगाया है, क प्लस आ तो बराबर का, तो हम इसे का बोल रहे हैं ना, का, और उसको बोलेंगे क प्लस आ, यानी कि का ने किसकी सहायता ली? आ की सहायता ले ली। तो अब हलंत हट जाएगा और का हम पूरा लिख देंगे। च प्लस आ, चा, ता प्लस आ, ता। तो ऐसे ही स्वर जो होते हैं व्यंजनों को सहायता देते हैं, यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त यानी कि मिलजुल कर बनता है ये। जैसे आ से लेकर हा तक हमने अभी पढ़ा, उसके बाद भी कुछ वर्ण आते हैं ना, जैसे क्ष, त्रा, ज्ञ, श्र, है ना, ऐसे कुछ 4 वर्ण और आते हैं। तो ये जो 4 वर्ण हैं, बाकी भी 1-2 वर्ण और होता है, अभी बताएंगे हम आपको। तो जो ये वर्ण होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब किसकी सहायता लेते हैं? ये दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क्ष, तो क्ष यानी कि का प्लस श, इसने किसकी सहायता ली? का और शा ने आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता ली, इसलिए येक्षा बन गया। तो इसमें जैसे हमारे शब्द कैसे बनते हैं? जैसे क्षमा, कक्षा। तो इस तरह के ये वर्ण हमारे, इस तरह के वर्णों से शब्द बनते हैं। अब है त्रा। त्रा से जैसे त्रिशूल, है ना, तो ता प्लस रा, तो ता और रा मिलकर क्या बन गए? त्रा। इनसे शब्द कैसे बनते हैं? जैसे पत्र, नेत्र, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, त्रिशूल, त्रिलोक, ऐसे ऐसे शब्द और भी बनते हैं त्रा से। अब है ज्ञा। जैसे जा प्लस इया, जो 5 वर्गों में जो लास्ट के पंचम अक्षर हैं उसमें जो दूसरी इया अंगा अनुनासिक शब्द है, तो इसमें जा प्लस इया, तो ज्ञा। ज्ञा से क्या बनते हैं? ज्ञान, विज्ञान, ऐसे शब्द बनते हैं। अब श्रा। श्रा से जैसे श्रमिक, श्रमिका, है ना, तो शा ने किसकी सहायता ली? रा, तो इसलिए क्या बन गया? श्रा। परिश्रम, आश्रम, ऐसे शब्द बनते हैं इनसे। अब है जैसे विद्यालय। हम विद्यालय लिखते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं विद्यालय, तो विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय में दा पर हलंत लगा हुआ है, या आधा दा बन गया है प्लस या, तो ये क्या बन गया? द्या। तो विद्या, उद्यान, ऐसे शब्द बनते हैं। पा, पा प्लस रा। अब पा पर हलंत है और रा, तो पा ने किसकी सहायता ले ली? रा, तो क्या बन गया? प्रा। तो प्रा से प्रसन्न, प्रणाम, प्रातः, ऐसे ऐसे कुछ शब्द बनते हैं। तो ये प्रा से शब्द बन गए। वर्ण संयोजन।
वर्णों को परस्पर जोड़ने की क्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। इसका एक तो उदाहरण देती हूँ आपको, जैसे कलम। कलम में हम इसमें हमने जोड़ा है तो क अ ल अ म अ कलम। अब है बरगद, ब अ र अ ग अ द आ बरगद। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद। है वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के अक्षरों को क्रमानुसार अलग करने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाले अक्षर से वह शब्द कहलाता है। जैसे आ से आकारांत, आ से आकारांत। इसी प्रकार अन्य इकारांत, उकारांत, रकारांत आदि होते हैं। जैसे बाल, ब आ ल अ बाल, तो इसमें हमारा कौन सा शब्द आया? आकारांत। लता, ल अ त आ आकारांत। मति, म अ त ई इकारांत। नदी, न अ द ई नदी, तो इसमें हमारे कौन सा शब्द आ गया? इकारांत। साधु, साधु में स आ ध उ, तो लास्ट में हमारा कौन सा वर्ण आया? उ, तो इसमें हमारा कौन सा शब्द बन गया? उकारांत। पितृ, प ई त र पितृ, तो इसमें हमारा कौन सा लास्ट में कौन सा वर्ण आया? अक्षर आया? र, तो रा में हमारा हो गया रकारांत। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी, इसी पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य हम करेंगे। धन्यवाद।